हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी एमएलटी। आई एम कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनेटिक म्यूटेशंस के बारे में। म्यूटेशंस एक ऐसी चीज होती है जिससे हमारे बॉडी में कई तरह के चेंजेस आ सकते हैं। ये कई टाइप्स के होते हैं और म्यूटेशन कॉज करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं, जो एंटीजन्स होते हैं, उनको एक स्पेशल नाम दिया गया है म्यूटेशंस। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले जान लेना बहुत जरूरी है कि म्यूटेशन है क्या। तो म्यूटेशन जो है ये एक सडन इनहेरिटेबल चेंज है। म्यूटेशन हमारी बॉडी में अचानक से ही हो जाता है। ये किसी डिफरेंट टाइप की म्यूटाजेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, और ये एक तरह का परमानेंट चेंज भी हो सकता है जो कि हमारे डीएनए सीक्वेंस में हो जाता है। जो हमारा डीएनए होता है उसके सीक्वेंस में अगर किसी तरह का चेंज आ जाए तो वो कई बार परमानेंट भी बन जाता है। अब ये चेंजेस होते कब कब हैं? तो ये बेसिकली कई बार मिस्टेक हो जाती है सेल डिविजन के दौरान। जैसे कि मान लीजिए ये एक सेल है, ये डिवाइड करना है इसको, तो इस तरह से डिवाइड करेगा। इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरह से ऐसे ऐसे बने हुए, तो ये क्रोमोसोम का काम होता है इक्वली स्प्लिट करना। बट ये स्प्लिटिंग के टाइम पे कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है। तो वो भी एक तरह का म्यूटेशन होगा। डिजीज भी हो सकते हैं उसकी वजह से, या फिर कुछ एक्सपोजर हो जाता है म्यूटाजेंस का जिनकी वजह से म्यूटेशन हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन क्या होते हैं। तो तीन तरह से डिवाइडेड है म्यूटेशन। पहला होता है जीनोमैटिक, दूसरा है क्रोमोसोमल एब्रेशन, तीसरा है जीन म्यूटेशन। जीनोमैटिक म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो जीनोमैटिक म्यूटेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर चेंज आ जाता है। क्रोमोसोम जो हमारा होता है उसी के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। अब किस तरह के चेंजेस होंगे वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार यहाँ पे पहले देख लीजिए ओवरव्यू। क्रोमोसोमल एब्रिएशन क्या होता है, इसके अंदर डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, सॉरी क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है उसी के अंदर चेंज आ जा रहा है। अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से क्रोमोसोम बना होता है। इसके अंदर कुछ कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे कैरेक्टर्स के लिए। तो क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स होते हैं कई बार उसके अंदर वहां पे जीन के सीक्वेंस में चेंजेस आ जाते हैं, तो ये म्यूटेशन कहलाता है। थर्ड वन हमारा आता है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में यहाँ पे चेंजेस जो आएंगे वो हमारे डीएनए के अंदर आएंगे। जी हाँ, डीएनए के अंदर, या फिर डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर ही कुछ चेंजेस हो जाएंगे जिसकी वजह से ये कहलाएगा जीन म्यूटेशन। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं म्यूटेशन कॉज कौन करता है। ओके, तो म्यूटेशन कॉज होते हैं जो कुछ ऐसे एंटीजेंस होते हैं जो कि म्यूटेशन कॉज करने के लिए कैपेबल होते हैं, या आप एजेंट बोल लीजिए, उन्हीं को हम कहते हैं म्यूटाजेंस। ओके, सो बेसिकली म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट आर कॉल्ड एज म्यूटाजेंस। जैसे कि एलर्जी कौन कॉज करता है, एलर्जेंस बोलते हैं हम उसको, वैसे ही म्यूटेशन कॉज कर रहा है म्यूटाजेंस। अब म्यूटाजेंस जो होते हैं तीन पार्ट में अलग अलग डिवाइडेड है। अब वो तीन पार्ट कौन से हैं? पहला है फिजिकल, दूसरा है केमिकल और तीसरा है बायोलॉजिकल। फिजिकल भी दो पार्ट में फर्दर डिवाइडेड है, एक होता है आयोनाइजिंग और दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग। अगर हम आयोनाइजिंग की बात करें तो इसके अंदर आती हैं एक्स रेज, गामा रेज, ये आपने शायद सुना भी होगा, है ना। एक्स रेज, गामा रेज, ये सारी आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर आती है। नॉन आयोनाइजिंग के अंदर आएंगी यूवी रेज। ये सारे कैपेबल होते हैं म्यूटेशन कॉज करने के लिए। केमिकल की अगर हम बात करें तो HNO गैस, इसके बाद एक्रिडाइन या फिर मस्टर्ड गैस, ये सारे कैपेबल होते हैं म्यूटेशन कॉज करने के लिए। इसके अलावा बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो बायोलॉजिकली में ये होते हैं वायरस, हमारे बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, और कुछ इस तरह के फंगस भी हैं जो कैपेबल होते हैं, जिनमें क्षमता होती है कि वो म्यूटेशन हमारी बॉडी में जाके कॉज कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स थे म्यूटाजेंस के, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीनोमैटिक म्यूटेशन के बारे में। ये हमारा फर्स्ट टाइप है म्यूटेशन का। तो जीनोमैटिक म्यूटेशन क्या है? जीनोमैटिक म्यूटेशन में क्या हो रहा है, अभी हमने बताया था, चेंजेस आ जा रहे हैं इसमें, किसमें? क्रोमोसोम में। चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम। हमारा जो क्रोमोसोम होता है उसी के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, तो उसी में चेंजेस आ रहे हैं। अब ये दो तरह से डिवाइडेड है, एक होता है एन्यूप्लॉइडी जिसको हम हेट्रोप्लॉइडी भी बोलते हैं, और एक होता है यूप्लॉइडी। अभी हम समझेंगे इन दोनों टर्म को, ये दोनों टर्म ही हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंज आ जाएगा
एक या दो क्रोमोसोम में, एक या दो क्रोमोसोम में चेंज आ जा रहा है। अब हमने ये बात नहीं की है कि या तो एडिशन हो रहा है या फिर डिलीशन हो रहा है, या तो एक ऐड हो जाएगा या फिर एक माइनस हो जाएगा। सबसे पहले ये समझिए कि हमारी बॉडी में, वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब इन्हीं 23 पेयर्स की बात करें तो नंबर्स में टोटल कितने प्रेजेंट होंगे? 46। तो हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है। तो अब इन्हीं पेयर को लेकर हम सारी पूरी कहानी अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये 23 पेयर्स में से या तो एक ऐड हो जाएगा या फिर एक माइनस हो जाएगा। इसी को हमने बोल दिया एन्यूप्लॉइडी। ओके, तो अगर प्लस हो रहा है, अगर 1 प्लस यहाँ पर ऐड हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे हाइपरप्लॉइडी। अगर माइनस हो रहा है यानी कि एक डिलीट हो रहा है तो उसको बोलेंगे हाइपोप्लॉइडी। इसको आप टर्म को इस तरह से, हाइपर मतलब ज्यादा होता है ना, तो एक बढ़ रहा है, हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी, हाइपो मीन्स कम, तो हाइपोप्लॉइडी में कम हो रहा है। इसका एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, जो ट्राइसोमी होती है 21 की, मतलब कि 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है ना, 21st क्रोमोसोम जो होता है उसमें एक और ऐड हो जाता है, तो वो एक तरह से ट्राइसोमी बन जाता है। एडवर्ड सिंड्रोम ये भी एग्जाम्पल है ट्राइसोमी ऑफ 18, यानी कि हमारे जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 23 पेयर तक क्रोमोसोम है ना, उसमें से जो 18th नंबर वाला क्रोमोसोम है उसमें भी एडिशन हो जाएगा, और उसको हम बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। ओके, अब बात करते हैं यूप्लॉइडी की। यूप्लॉइडी में क्या होता है? एडिशन या फिर डिलीशन हो जाता है पूरे सेट का। अभी ये मैं आगे आपको एग्जाम्पल में बताऊंगी कि पूरे सेट का मतलब क्या है। इसमें तो देखिए, नॉर्मली जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो पेयर में प्रेजेंट है ना, 1 1 डैश, 2 2 डैश, है ना, पेयर्स में प्रेजेंट है। तो अभी ये जो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं इनमें पूरा पेयर का ही डिलीट हो जाएगा, या तो पूरा पेयर ऐड हो जाएगा एक और, या फिर पूरा पेयर ही डिलीट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं यूप्लॉइडी। चलिए अब इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सबसे पहले अभी हमने पढ़ा था एक चीज, एन्यूप्लॉइडी के अंदर दो टर्म हमने पढ़ी, हाइपरप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी। उसी को हम एग्जाम्पल में समझेंगे। यहाँ पे एक अलग से टर्म यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं मोनोसोमी। ओके, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट में भी इसका कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। मोनोसोमी क्या है? यहाँ पे देखिए मैं नेमिंग दे देती हूँ, ये फर्स्ट है, ये 1 डैश है, ये 2 है, ये 2 डैश है, ये 3 है और ये 3 डैश है, ये 4 है और ये 4 डैश। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 1 1 डैश, 2 3 3 डैश, 4 4 डैश। अब पिक्चर के माध्यम से तो आपको इजीली पता लग गया होगा यहाँ पे कौन गायब है, यहाँ पे 2 डैश नहीं है ना, 2 डैश नहीं है, तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पे एक जो पूरा क्रोमोसोम है उसका रिमूवल हो चुका है, और रिमूवल एक ही हुआ है सिंगल का, तो मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, सिंगल का रिमूवल हुआ है इसलिए इसको बोलेंगे मोनोसोमी। ओके, और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में ऐसा हो जाता है। अभी तो मैंने आपको बताया, एक जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है कि सेकंड क्रोमोसोम का एक जो पेयर था वो रिमूव हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेकंड का ही रिमूव होगा तो हम मोनोसोमी कहेंगे। फोर्थ का भी हो सकता है, एट्थ का भी हो सकता है, 12th का भी हो सकता है, कोई एक सिंगल वाला जा रहा है तो उसको कंडीशन को हम मोनोसोमी कह देंगे। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे हम आते हैं जिसका यहाँ पे डबल मोनोसोमी। अब इसको भी मैं नेमिंग कर देती हूँ यहाँ पे, 2 2 डैश, 3 3 डैश, 4 4 डैश। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 1 1 प्रेजेंट है, 1 और 1 डैश, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है और 4 डैश भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एब्सेंस किसका है? यहाँ पे देखिए 2 डैश प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे एक और एब्सेंट है वो है 3 डैश। तो अब यहाँ पे देखिए आप 1 1 डैश इसका पेयर कंप्लीट हो गया, 4 4 डैश इसका भी पेयर कंप्लीट हो गया, बट 2 2 डैश में से 2 डैश गायब है तो इसका पेयर इनकम्प्लीट है, 3 3 डैश में से भी 3 डैश गायब है तो इसका पेयर भी इनकम्प्लीट है। दो अलग अलग पेयर में से गायब हुए हैं, तो गायब तो दो हुए हैं लेकिन पेयर अकेले का ही था, इसलिए इस कंडीशन को हमने बोला डबल मोनोसोमी, यानी कि दो रिमूव हुआ है, या तो रिमूवल ऑफ वन कॉपी ऑफ एनी टू डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम में से जब रिमूव हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे डबल मोनोसोमी। गॉट इट? ये था हमारा कंडीशन हाइपोप्लॉइडी का। ये हाइपो मीन्स कम हो जा रहा है यहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं हाइपरप्लॉइडी का। यहाँ पे एक और स्पेशल टर्म आती है जो होता है नलीसोमी। नलीसोमी क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ये है 1, ये है 1 डैश, इसके बाद आ गया 3 3 डैश, इसके बाद हमारा आ गया
4 4 डैश। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एब्सेंट है, आपको लगा? जी हाँ, यहाँ पे 2 और 2 डैश तो है ही नहीं, है ना? तो रिमूवल ऑफ पेयर, पूरा का पूरा पेयर ही गायब है। अब ये पेयर गायब है तो इस कंडीशन को आप बोलेंगे नलीसोमी, यानी कि जीरो है। नल मतलब ही जीरो होता है ना, मानते हैं हम। तो ये नलीसोमी कंडीशन है। इसके बाद एक कंडीशन आ जाती है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी बहुत स्पेशल कंडीशन है, ये अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं एक बार ड्रॉ कर देती हूँ इस तरह से। जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर नंबर पे ही हो, ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर पर भी हो जाते हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल ही 2 का दिया है, ठीक है? जैसे 1 1 डैश, 2 2 डैश, यहाँ पे भी 3 3 डैश, 4 4 डैश। अभी देखिए 1 1 डैश पेयर कंप्लीटेड है, 3 3 डैश पेयर कंप्लीटेड है, 4 4 डैश भी पेयर कंप्लीटेड है। लेकिन 2 की कंडीशन में आप यहाँ पे देखेंगे, 2 की कंडीशन में क्या है, एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर आ गई है ना? पिक्चर में आप लाइन समझ रहे होंगे, ये लाइन नहीं, बेसिकली क्रोमोसोम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ चुका है, तो ये ट्रिपलेट बन गए हैं। तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं ट्राइसोमी। इस कंडीशन को हम बोल देंगे ट्राइसोमी। अब एक और मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है? तो इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे 4 हो गए, तो इसको कंडीशन को आप बोल देंगे टेट्रासोमी। इजी है, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, ठीक है? एक एक एडिशन वहां पर हो रहा है, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अभी हमने कंप्लीट क्या किया? जीनोमेटिक म्यूटेशन हमने कंप्लीट किया। इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या है? चेंज हो रहा है स्ट्रक्चर में। किसके स्ट्रक्चर में? क्रोमोसोम में या जीन सीक्वेंस में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं ना क्रोमोसोम के अंदर, वो या तो स्वैप हो जाएंगे या फिर वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है? अब ये डिलीट या स्वैप होगा कैसे, ये हम आपको बताते हैं। यहाँ पे पहले मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये इस तरह से। अभी हम इसको नेमिंग भी दे देंगे, जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये जीन्स प्रेजेंट है, 3 4 5 6। ये बीच में हमारा क्या है? ये हमारा सेंट्रोमेयर है, ओके? ये हमारा सेंट्रोमेयर है। अब फिर से ऐसे ही प्रेजेंट है, ठीक है? जैसे मैं पिक्चर बना रही हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब यहाँ पे हमारा 3 प्रेजेंट है, लेकिन 3 के बाद यहाँ पे आ गया हमारा सीधा 5 और यहाँ पर आ गया 6। अब देखिए यहाँ पे कौन एब्सेंट है? यहाँ पे 4 गायब है। 4 कहाँ है ना? 4 गायब है, तो इसका मतलब ये क्या है? डिलीटेड है। तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी? ये हो जाएगी डिलीटेड वाली कंडीशन। या फिर मान लीजिए 5 पहले आ गया, 4 पीछे चला गया। अब इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे? ये स्वैप हो गया। इन्होंने अपनी जगह क्या की? अपनी जगह ही बदल दी, तो ये स्वैप्ड कंडीशन है, ओके? तो यहाँ पे जीन्स का क्रोमोसोमल म्यूटेशन किस तरह से हो जाता है? या तो एक जीन डिलीट हो जाएगा, ठीक है, या फिर एक जीन आगे पीछे चला जाएगा। आगे पीछे मीन्स 4 की लाइन, 4 की जगह ये वाली थी, लेकिन वो कहाँ चला गया? पीछे चला गया, 5 के पीछे चला गया। तो या तो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, वो स्वैप हो जाते हैं, या फिर क्या करते हैं? डिलीशन हो जाता है। और इसी तरह की चीज को हमने बोला है म्यूटेशन, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। अगर कोई जीन वहां से अपनी जगह से डिलीट हो गया ना, तो जीन का काम होता है किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। हर जीन अलग अलग चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो अपना काम ही नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में अबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, और कुछ चांसेस रहते हैं कि कुछ ऐसे डिजीज भी कॉज कर सकता है। अब आते हैं हम जेनेटिक म्यूटेशन, ये हमारा थर्ड तरह का टाइप है। अभी हमने 2 टाइप कंप्लीट कर ली, ये हमारा थर्ड टाइप है। व्हाट इज जेनेटिक म्यूटेशन? अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जेनेटिक म्यूटेशन क्या होता है? इसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। चेंजेस किस में आ रहे हैं? चेंजेस इन डीएनए। डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। अब एक चीज को बहुत प्यार से आराम से समझिए, डीएनए जो होता है ना हमारा, डीएनए के अंदर कुछ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्योरिन और दूसरा होता है पायरिमिडिन। एक होता है प्योरिन और दूसरा होता है पायरिमिडिन। अब ये पायरिमिडिन, प्योरिन, ये सारे न्यूक्लियोटाइड के नाम आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए का स्ट्रक्चर पूरा बना होता है। ये इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, जैसे सी फॉर साइटोसिन, जी फॉर ग्वानिन। साइटोसिन जो होता है वो ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाता है, एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है,
ठीक है। तो इस तरह से ये सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। बट जेनेटिक म्यूटेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जेनेटिक म्यूटेशन के अंदर चेंजेस आ जा रहे हैं डीएनए कोड में, यानी कि न्यूक्लियोटाइड में ही चेंज आ जा रहे हैं। अब न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाएगा तो मान लीजिए यहाँ पे सी की जगह कुछ और आ गया, तो जी तो उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, टी आ गया तो जी तो क्योंकि सी के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो टी के साथ कैसे बना सकता है। तो ये इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब इसके लिए भी हमने स्पेसिफिक कुछ स्पेशल टर्म का यूज किया है। बेसिकली इसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, एक कंडीशन हो जाती है सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें एक बेस जो होगा ना वो रिप्लेस कर देगा दूसरे को। अब ये कैसे, अब इसको भी समझिए। दो टर्म है यहाँ पे, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूंगी आपको। ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है, प्योरिन, अभी मैंने बताया प्योरिन के अंदर कौन से आएंगे, एजी, एडेनिन और ग्वानिन। अब पायरिमिडिन के अंदर क्या आएंगे, पायरिमिडिन के अंदर आता है साइटोसिन और थायमिन, ये दोनों आते हैं, ठीक है। अब प्योरिन अगर प्योरिन को ही रिप्लेस कर रहा है, यानी कि मान लीजिए ए जो है, ए की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे ए कट करके यहाँ पे जी आ गया, तो ए भी प्योरिन था, जी भी प्योरिन था, लेकिन रिप्लेस तो हुआ है ना। तो अगर प्योरिन ही प्योरिन को रिप्लेस कर रहे हैं तो वो किस टाइप का रहेगा, वो ट्रांजिशन टाइप का रहेगा। ओके, अगर पायरिमिडिन पायरिमिडिन को यानी कि सी रिप्लेस होकर टी पे आ जा रहा है तो वो किस तरह का रहेगा, वो भी ट्रांजिशन रहेगा। बट इन केस अगर यहाँ पे पायरिमिडिन है, मान लीजिए साइटोसिन है, ये एक तरह का पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड है, अगर इसको रिप्लेस करने के लिए जी आ गया तो ये किस तरह का रहेगा, ये ट्रांसवर्जन रहेगा, ठीक है। मान लीजिए एक ग्रुप है प्योरिन का और एक ग्रुप है पायरिमिडिन का, ठीक है। आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, मान लेते हैं हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं तो अगर ए जाएगा तो भी आपको आप जीत के आएंगे, जी जाएगा तो भी जीत के आएंगे, लेकिन दूसरी टीम से मान लीजिए ए नहीं गया, हमने सी को भेज दिया, हमने कहा हम अपनी टीम के प्लेयर को भेज रहे हैं, आपकी टीम को नहीं, तो वहां पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो यही चीज यहाँ पे है, पायरिमिडिन क्या हो जाएगा, अगर प्योरिन से रिप्लेस होगा तो उसको ट्रांसवर्जन बोलेंगे, वैसे ही प्योरिन अगर पायरिमिडिन से रिप्लेस होगा तो उसको भी ट्रांसवर्जन बोलेंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया, जिसमें जो सेल होती है आरबीसी, आरबीसी की शेप जो होती है वो बाइकॉनकेव होती है, लेकिन वो किस शेप में कन्वर्ट हो जाती है, वो सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, वो प्रॉपर ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है और कई बार ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, बहुत ही डेडली डिजीज भी हो जाती है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सिकल सेल एनीमिया क्या है, ये एक तरह का डिजीज है जो कि म्यूटेशन से होता है, जो कि जीन में होता है। हमारे जीन के अंदर अगर कोई म्यूटेशन हो गया तो वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन की प्रोसेस को कम कर देता है, क्योंकि सेल जो है वही तो वहां पे हीमोग्लोबिन को कैरी कर रहा है। आरबीसी तो एचबी को कैरी करता है ना, और एचबी जो मॉलिक्यूल होता है वो अपना ऑक्सीजन को कैरी करता है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन के अंदर ही प्रॉब्लम आ गई, आरबीसी में प्रॉब्लम आ गई, तो ऑक्सीजन भी प्रॉपर कैरी नहीं हो पाएगा, कैरी नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वहां पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। और ये प्रॉब्लम आती कैसी है, क्योंकि यहाँ पे एडेनिन जो है वो रिप्लेस हो जाता है थायमिन से, इसलिए ये एक डेडली तरह का डिसीज है। अब होता क्या है, ये म्यूटेशंस जो होते हैं ये काफी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अभी हमने पढ़ा, लेकिन कुछ म्यूटेशंस ऐसे भी होते हैं जो कि नोटिसेबल चेंज कुछ ऐसा शो नहीं करते। मान लीजिए आपकी बॉडी में कुछ म्यूटेशन हुआ लेकिन आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई, ये भी चांसेस हैं कि बीमारी नहीं होगी, लेकिन कई बार ऐसे भी होते हैं कि एक सिंगल म्यूटेशन ने ही इतना ज्यादा गड़बड़ कर दिया आपकी बॉडी में कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं या फिर डिजीज हो जाती है। म्यूटेशंस कुछ एडवांटेजेस लेकर भी आते हैं, जैसे कि एनिमल्स में होता है, या फिर कई तरह के ऐसे इंसेक्ट्स हैं, ह्यूमन के अंदर भी कुछ कुछ चीजें जब म्यूटेट होती हैं बहुत ही छोटे लेवल पे, तो वो कुछ न्यू ट्रेट या न्यू एबिलिटी लेकर आती हैं, स्पीशीज को इवोल्यूशन में भी हेल्प करती हैं। तो म्यूटेशन एक सिर्फ डिजीज से रिलेटेड ही नहीं है, हमारी बॉडी में कई तरह के चेंजेस हो रहे हैं जेनेटिकली, तो उसी में कई बार हमारा फायदा भी होता है और कई बार नुकसान भी हो जाता है। आई होप इस पूरी वीडियो के दौरान आपको म्यूटेशन टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।